नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल जम्मू मेडिकल कॉलेज में जेके मेडिकॉम की तरफ से कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसे फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने होस्ट किया था और वहां चीफ गेस्ट थे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। और उन्होंने वहां जम्मू मेडिकल कॉलेज की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू जब भी मेडिकल कॉलेज में जाती हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। अब ये कुछ ही दिनों में चीफ मिनिस्टर के आने के बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और उसके कुछ दिन पहले जब सकीना इतू हेल्थ मिनिस्टर ने वहां एक नहीं 2-3 दौरे किए, तो उन्होंने हर बात के लिए यही कहा कि यहाँ बहुत कमियां हैं, बहुत मुश्किलातें जो है लोगों को देखने को मिल रही। क्या हुआ 4 दिन के अंदर ये तो पता नहीं है, लेकिन आज भी मेडिकल कॉलेज के हालात जो है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो एसोसिएट हॉस्पिटल है वहां के हालात क्या है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज एक रेफर कॉलेज बन के रह गया। जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी के सभी रेफर वहां से हो रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत अच्छा लगा, ये अच्छी बात है, मुबारक है प्रिंसिपल को और मेडिकल कॉलेज के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी मुबारक है। लेकिन हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर सब कुछ ठीक ठाक लगा है तो सब कुछ ठीक ठाक भी होना चाहिए। अब बात करते हैं जम्मू में टोल प्लाजा की। जम्मू में जो टोल प्लाजा है उसकी जो इनकम है जो पिछले साल थी वो 436.86 करोड़, तकरीबन 437 करोड़ की है। और ये तीसरे नंबर पे है, तीसरी स्टेट है देश के अंदर जिसकी इतनी इनकम है। सबसे ज्यादा इनकम उसके सारी की सारी इनकम इनकी केंद्र सरकार को जाती है, जम्मू कश्मीर को इसका पैसा नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूटी चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ में यूटी में एंटर करने के लिए सिर्फ एक टोल प्लाजा है, एक जगह आपको टोल प्लाजा देना पड़ता है, वहीं से टोल देना पड़ता है। लेकिन यूटी के अंदर एक नहीं 6-7 है, यहां पे आपको टोल देना पड़ता है। और दूसरी जो इनकम जो है जम्मू कश्मीर की वो है लीकर के ऊपर। लीकर की बहुत बड़ी इनकम जो है सरकार को जाती है जम्मू कश्मीर से, खासकर जम्मू से जा रही है। अब एक प्राइवेट बिल लाया जा रहा है जिसमें शराबबंदी की बात की जा रही है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है पेश करने जा रही है। अब बिल को पेश करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है, वो तो डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट बिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो पेश करे ना करे। लेकिन जम्मू के अंदर भी इसको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। शिवसेना ने भी प्रोटेस्ट किया है कि यहां से भी शराबबंदी की जाए जम्मू के अंदर भी। लेकिन क्या सरकार शराबबंदी कर सकती है? क्या स्थिति में है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी कर दे, उसका जो इतना बड़ा रेवेन्यू है वो लॉस हो? क्या हो पाएगा या नहीं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आवाज उठना शुरू हो गई। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। पुलवामा आतंकी हमले की वर्षगांठ पर डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया उसी स्थान पर पहुंचे जहां 6 साल पहले भारतीय धरती पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक में 40 बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन्होंने गहरी श्रद्धा के साथ स्मारक पर दिए जलाए और फूल बरसाए। उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिनके बलिदान ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उस जगह पर खड़े होकर जो आज भी उस भयावह दिनों की यादों से गूंजती है, डॉक्टर जसरोटिया के शब्द भावनाओं से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, 14 फरवरी 2019 सिर्फ एक और दिन नहीं था, यह हमारे देश की आत्मा पर एक घाव था। हमारे 40 योद्धाओं की क्षति असहनीय थी, लेकिन उनके बलिदान ने देश को आतंकवाद की वास्तविकता और निर्णायक कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता के प्रति जागरूक किया। यह हमला एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसने अनुच्छेद 370 को हटाने का मार्ग प्रशस्त किया। दशकों से जम्मू कश्मीर को परेशान करने वाली चुनौतियों को याद करते हुए उन्होंने कहा, सालों तक अनुच्छेद 370 ने आतंकियों को बेगुनाहों का खून बहाने की खुली छूट दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साहसी नेतृत्व में आतंक की इस ढाल को ध्वस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को हटाना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये हमारे शहीद नायकों को श्रद्धांजलि थी और एक वादा था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
दियों की टिमटिमाती लपटों ने स्मारक को रोशन कर दिया। डॉक्टर जसरोटिया ने इस बात पर जोर दिया कि तब से कश्मीर कितना बदल गया है। आज कश्मीर की सड़कें खून से सनी नहीं हैं, बल्कि शांति और प्रगति की रोशनी से चमक रही हैं। डर की जगह उम्मीद और हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में उन्होंने उन लोगों को एक कड़ा संदेश दिया जो आज भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हमारे शहीद व्यर्थ नहीं गए। उनके खून ने एक मजबूत, सुरक्षित और अधिक एकजुट भारत की नींव रखी है। हम शांति के दुश्मनों को कभी सफल नहीं होने देंगे। हमारी सेनाएं सतर्क हैं, हमारी भावना अटूट है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। जब राष्ट्र पुलवामा के शहीदों को याद कर रहा था तो डॉक्टर जसरोटिया की श्रद्धांजलि एक अनुस्मारक के रूप में थी कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं गया है। उनकी यादें न केवल पत्थर के स्मारकों में बल्कि कश्मीर की बदली हुई वास्तविकता में जीवित हैं, जो अब आतंक की छाया को पीछे छोड़कर शांति के मार्ग पर चल रही हैं। देखिए, आज का ये दिन अगर आपको याद होगा, ये वही दिन है जब हमारे सीआरपीएफ के उन वीर जवानों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आज ये दिन पर्टिकुलरली मैंने इसलिए चुना और शाम का समय चुना क्योंकि मैं दिया जलाना चाहता था, और दिया जलाना आज काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि हवा बड़ी तेज़ थी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद दिया जल गया। यानी कि हमारे में बड़ा शुभ माना जाता है दिया जलाना, और सबकी आत्मा की शांति के लिए किया गया। और ये बात मैंने आज से 6 साल पहले भी कही थी कि उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। उनके परिवार की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये वही जवान हैं जो अपने मातृभूमि के लिए जब अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उसके बाद भी उन्हें एक अफसोस रह जाता है कि हे मातृभूमि, मेरे पास केवल एक ही प्राण थे, अगर और ज़्यादा प्राण होते तो मैं बार बार तेरे ऊपर से निशावर कर देता। और इस भावुक समय पर मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा की भी याद आती है, जिन्होंने कहा था कि यहाँ तो तिरंगा फहरा कर आऊँगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। और वो इन्हीं लोगों की और इन्हीं हमारे वीर जवानों की शहादत के कारण ही आज आप देखें कि कश्मीर पे हर कोने में आपको तिरंगा नज़र आएगा। और काफ़ी हद तक जो है वो हालात पहले से सुधर चुके हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग, और वो जो खौफ, ये वही जगह है यहाँ पर कभी टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, और पिछले साल यहाँ पर धुन की मूवी की शूटिंग भी हुई है। ये बदलाव है इन सब चीज़ों का, और इसमें सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो इन्हीं वीर जवानों को जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देखिए, आपके सामने ही है, पहले जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, अब तो 70% से ज़्यादा डिक्लाइन है उनमें। जो पत्थरबाजी हुआ करती थी वो अब होती नहीं है। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ सुधर चुकी है, हालात सुधर चुके हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पहले से ठीक हो चुका है। और क्योंकि अब वो कैलेंडर फॉलो नहीं होता कि 30 में से सिर्फ 10 दिन काम हुआ करता था, तो अब सभी के सभी लोग तरक्की कर रहे हैं। तभी आप देखिए हर तरफ खुशहाली आपको नजर आ रही है। उपराज्यपाल प्रशासन ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी। प्रदेश में 11 सरकारी विभागों के 49 गैर राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब इन पदों के लिए सीधे लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां होंगी। इनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर नायब तहसीलदार तक के पद शामिल हैं। उपराज्यपाल का यह आदेश प्रदेश में विभागों के उन पदों पर प्रभावी नहीं होगा जिन्हें भरने के लिए जम्मू कश्मीर भर्ती सेवा बोर्ड की पहले से प्रक्रिया जारी है। इससे पहले उपराज्यपाल वर्ष 2022 में लेवल 6 के क्लर्क व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए भी साक्षात्कार खत्म हो चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से लिए गए फैसले के तहत सीधे साक्षात्कार से भरने वाले अहम पदों में नायब तहसीलदार, जूनियर इंजीनियर, सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, जूनियर स्टेनोग्राफर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट मुख्य हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पुलिस ने करीब 6 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करों को भी हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए राजौरी पुलिस ने मुख्य आरोपी की सफलतापूर्ण गिरफ्तारी की और अतिरिक्त 6 किलोग्राम हेरोइन को भी बरामद किया है। 2 आरोपी साजन कुमार उर्फ विक्की और सुभाष चंद्र के कब्जे से 5.3 किलोग्राम हीरोइन जैसे मादक पदार्थ जब्त किए गए। ये दोनों पहले से ही पुलिस की हिरासत में हैं। लगातार प्रयासों के बाद इस मामले के मुख्य आरोपी और सरगना जसविंदर कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्वर्गीय करमचंद निवासी लंबेड़ी नौशहरा को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जसविंदर कुमार 1 साल से अधिक समय से FIR नंबर 36/2024 के तहत
PS नौशहरा में दर्ज एक अन्य मामले में फरार था। पूछताछ के दौरान जसविंदर कुमार उर्फ सोनू ने खुलासा किया कि वह अपने सहयोगियों अशोक कुमार और संजय कुमार दोनों निवासी सैर भवानी नौशहरा के साथ मिलकर पाकिस्तान स्थित नार्को तस्करों से भारत में हेरोइन की तस्करी करवा रहा था। उमर सरकार 7 मार्च को बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत 3 मार्च को उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र 11 अप्रैल तक चलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का करीब 7 साल बाद ये पहला बजट सत्र होगा। इसके पहले फरवरी 2018 को महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP बीजेपी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने विधानसभा में बजट पेश किया था। पिछले कई दिनों से बजट की तैयारियां चल रही थी। विधायकों ने अपने प्रस्ताव और सवाल भी सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वित्त मंत्री भी हैं, इसलिए वे इसे अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बजट तैयार करने से पहले सरकार ने विभिन्न वर्गों से उनके सुझाव और राय ली है। हालांकि उमर के लिए बजट की राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चुनाव में बिजली राशन मुफ्त देने से लेकर महिलाओं को पेंशन और वित्तीय सहायता के वादे उमर के लिए पूरा करना चुनौती है। इन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां उन्हें लगातार घेरती भी आ रही हैं। उमर पर उन वादों को पूरा करने का बड़ा दबाव है। दूसरी, राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने की भी चुनौती है। वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने पर भी जोर देना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वाले इस दौरान प्रशासन के निशाने पर हैं। मददगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस क्रम में सरकारी तंत्र में बैठे आतंकियों और अलगाववादियों की मदद करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को समाप्त कर दिया। ये तीनों सफेदपोश आतंकी इन दिनों जेल में हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गत दिनों एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि आतंकियों की मदद को भी आतंकी कार्यवाही ही माना जाएगा और तदनुसार कानूनी कार्यवाही की जाए। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में गत अक्टूबर 2024 में एक निर्वाचित सरकार की बहाली के बाद उपराज्यपाल द्वारा आतंकियों के मददगार कर्मियों को सेवा मुक्त किए जाने का ये दूसरा मामला है। इससे पूर्व उन्होंने नवंबर 2024 में भी आतंकियों के 2 मददगार सरकारी कर्मियों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया था। स्टंटबाजों की अब खैर नहीं। जी हां, ARTO उधमपुर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मेटाडोर को सीज किया है। ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जी हां, कुछ दिन पहले स्टंट करते हुए मेटाडोर ड्राइवर की वीडियो वायरल हुई थी। हमने अभी इनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है बबलू नाम का जो लड़का चला रहा था उसका लाइसेंस भी हम सस्पेंड कर रहे हैं और उसके अलावा गाड़ी का परमिट जो है 3 महीने के लिए वो भी सस्पेंड कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी हरकत ना करे, कोई जिसमें किसी की जान माल को नुकसान हो, कोई ऐसी हरकत ना करें जिनमें उनको भी कोई परेशानी हो जो ड्राइवर चल रहे हैं साथ में। की बात करें चाहे वो पैसेंजर व्हीकल है या प्राइवेट व्हीकल है, जो भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उनकी अपनी जान भी खतरे में है और बाकी जो कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल से लेकर बाकी जितने पैसेंजर चल रहे हैं उनको भी खतरा है। रही बात जो हाईवे की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे स्टंटबाजी हो रही है, स्टंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगी, JNK पुलिस जो हमारी है वो है, ट्रैफिक पुलिस है या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, पूरे का पूरा सख्ती से निपट रहे हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई कर रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो सीज कर रहे हैं, जो उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो रही हैं। तो इस गाड़ी के अगेंस्ट भी FIR भी लॉन्च हो चुकी है खुद में, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस थी उस पर पूरा अमल किया जा रहा है। एक दिया शहीदों के नाम। उधमपुर शहीदी चौक में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। ASP उधमपुर संदीप भट्ट सहित के पुलिस के ऑफिसर्स इस मौके पर मौजूद रहे और पुलवामा शहीदों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलवामा के शहीदों के लिए हमने एक श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे मार्टियर्स मेमोरियल चौक पे 14 फरवरी। तो ये तो डेट हमें याद रह गया है। सो ये हमारी तरफ से बस एक कोशिश है कि हम अपने शहीदों को याद किया जाए। जी, सोमवार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।